भारत आ रहे जहाज पर हूती विद्रोहियों का हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को भारत आ रहे जहाज पर मिसाइल से हमला किया। यह हमला लाल सागर में किया गया। हूती विद्रोहियों ने ही बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। हूती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी के इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर बीते कई महीनों से हमले कर रहे हैं। ब्रिटेन की मेरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने बताया है कि हमले के चलते जहाज को नुकसान हुआ है। एम्ब्रे ने बताया कि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर पनामा का झंडा लगा है, लेकिन जहाज का स्वामित्व ब्रिटिश कंपनी के पास है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस जहाज को बीते दिनों बेच दिया गया था और अब सेशेल्स की कंपनी के पास इस जहाज का स्वामित्व है। जिस जहाज पर हमला हुआ वह ऑयल टैंकर है और रूस के प्रिमोर्स्क से भारत के वाड़ीनार आ रहा था। ईरान समर्थित हूती विद्रोही इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही फलस्तीन के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं और पहले हूती विद्रोहियों के निशाने पर इसराइल से संबंधित जहाज ही होते थे, लेकिन बीते काफी दिनों से अन्य देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय कंपनी करेगी श्रीलंका के एयरपोर्ट का मैनेजमेंट। श्रीलंका की सरकार ने अपने 20.9 करोड़ डॉलर की लागत से बने मत्ताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन भारत और रूस की कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है। श्रीलंका सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है। यह एयरपोर्ट श्रीलंका के तटीय शहर हम्बनटोटा के नजदीक स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका की सरकार ने 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दिया हुआ है। ऐसे में इसी बंदरगाह के नजदीक स्थित एयरपोर्ट का प्रबंधन भारतीय कंपनी को मिलना अहम है। मत्ताला राजापक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण साल 2013 में हुआ था। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए वित्तीय मदद चीन के एक्सिम बैंक ने दी थी। हालांकि यह एयरपोर्ट अपने निर्माण के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल यहां कम संख्या में फ्लाइट्स आती हैं। साथ ही यह जिस जगह बना है वह पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका की सरकार को काफी घाटा उठाना पड़ा। यही वजह है कि श्रीलंका की सरकार ने इस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भारत की कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की कंपनी रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए सौंप दिया है। व्हाट्सएप ने सरकार को दी भारत छोड़ने की धमकी। भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच यह विवाद साल 2021 से चल रहा है। व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेगी। यदि कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा या दबाव डाला जाएगा तो वह भारत से चले जाना पसंद करेगी। दरअसल मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 4(2) को चुनौती दी है, जिसमें यह प्रावधान है कि सोशल मीडिया कंपनी किसी खास मैसेज के पहले सेंडर की जानकारी दे, यानी सबसे पहले किसी मैसेज को किसने भेजा इसकी जानकारी देनी होगी। आईटी नियम के मुताबिक यदि किसी मैसेज पर कोई विवाद या हिंसा होती है तो कंपनी को यह बताना होगा कि सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा जिस पर विवाद या हिंसा हुई। व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एन्क्रिप्टेड है और लोगों को इसकी प्राइवेसी पर भरोसा है। यूजर्स ये जानते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसे में उनके मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एन्क्रिप्शन तोड़ने के बाद इसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमें देश छोड़ना होगा। दक्षिण भारत में फिर से बढ़ा जल संकट। गर्मियां शुरू होने के साथ ही देश में जल संकट गहराना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत में स्थिति ज्यादा खराब है। दक्षिण भारत के राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और स्थिति ये है कि जल भंडारण जलाशयों की क्षमता घटकर केवल 17% रह गई है। केंद्रीय जल आयोग ने यह जानकारी मिली। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं। CWC द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जलाशयों के भंडारण स्तर के संबंध में बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन में बताया गया कि दक्षिणी क्षेत्र में आयोग की निगरानी के तहत 42 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 53.334 BCM है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन जलाशयों में मौजूदा कुल भंडारण 8.865 BCM है, जो उनकी कुल क्षमता का केवल 17% ही है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान
भंडारण स्तर और इसी अवधि के 10 साल के औसत की तुलना में काफी कम है। दक्षिणी क्षेत्र के जलाशयों में भंडारण का कम स्तर इन राज्यों में पानी की बढ़ती कमी और सिंचाई, पेयजल और पनबिजली के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक को जमानत। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान पार्टी कार्यालय पहुंचे। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में ईडी ने अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी। आप विधायक 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की गई। उस वक्त यह भी खबर आई थी कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था। जून तक नहीं कम होंगे सब्जियों के दाम। महंगाई को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून 2024 तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी प्रमुख वजह है तापमान का सामान्य से अधिक रहना, जो सब्जी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए चुनौतियां बढ़ा रहा है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के अनियमित पैटर्न और पर्यावरण संबंधी अन्य कारक सब्जियों की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी जल्द खराब होने की प्रवृत्ति भी बफर स्टॉक बनाने और आयात जैसे विभिन्न उपायों के जरिए कीमतों को नीचे लाने के प्रयास को सीमित कर रही है। इसके अलावा देश में कोल्ड स्टोरेज जैसी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं नहीं होने से कीमतों को स्थिर करने के प्रयास और जटिल होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 से 24 में खाद्य महंगाई बढ़ाने में सब्जियों का करीब 30% योगदान था। यह उनकी 15.5% की सामान्य हिस्सेदारी से ज्यादा है। भारत जलवायु दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश है। लू, बाढ़ और तूफान जैसे मौसमी कारकों से सब्जियों के उत्पादन एवं कीमतों के मोर्चे पर जोखिम बढ़ रहा है। बढ़ता तापमान कीटों की समस्या को बढ़ा रहा है। इससे सब्जी उत्पादन व कीमतें प्रभावित हो रही हैं। संदेशखाली में मिले हथियार, बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना। संदेशखाली में हथियार मिलने के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्मा गई है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि बंगाल पर गुंडे और आतंकियों का कब्जा हो गया है। वहीं बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि संदेशखाली में मिले हथियार विदेशी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि टीएमसी पार्टी को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने संदेशखाली से हथियार मिलने पर राज्य की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य अब आतंकियों के लिए जन्नत बन गया है। दिलीप घोष ने कहा कि आप इसी बात से बंगाल की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां चुनाव कराने के लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ को लाना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं को भी सुरक्षा दी जा रही है। राज्य किस स्थिति में पहुंच गया है? राज्य में गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन को उन्हें कैद में रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दो जी स्पेक्ट्रम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार के पाखंड की सीमा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में हुए 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला बताया था और अब वही भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मांग कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो साल 2012 में फैसला दिया था, उसमें संशोधन किया जाए। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी की पाखंड की कोई सीमा नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ये लोग कहते थे कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन एक घोटाला था। अब वे सुप्रीम कोर्ट में बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम देने की मांग कर रहे हैं।
बेशक ये मोदानी सरकार पहले से ही सार्वजनिक संसाधनों को प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हैं। इसके तहत एयरपोर्ट, कोयला खदानें फर्जी नीलामी के जरिए एक कंपनी को दे दी गई। यहां तक कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी 150 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे के बदले दे दिया गया। कुल मिलाकर वे 4 लाख करोड़ रुपए के सार्वजनिक संसाधन उद्योगपति दानदाताओं को दे चुके हैं।